नीम गांव की चौपाल पर मुखिया गुस्से से लाल हो रहा था, क्योंकि एक लड़की ने बाहर जाकर सिलाई सीखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। दूर मन्नू और उसकी बहन रीना अपनी झोपड़ी की खिड़की से इस नजारे को देख रहे थे। अरे अरे तेरी बेटी की हिम्मत तो देखो, हैं? शहर जाएगी, है कोर्स करेगी। अरे ये बगावत की आग कहाँ से भरी इसकी नसों में? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लड़कियां घर की दहलीज लागेंगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा भैया? सोचो भैया रामू, गजोधर, सोचो। तू अब सजा सुन। मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। अब बता कैसे चुकाएगा अपना कर्जा, बता। लड़की का पिता बेबसी से सर झुकाए रोने लगा। पूरी भीड़ डर के मारे सांस भी नहीं ले रही थी। दूर खिड़की पर मन्नू का गुस्सा उबल रहा था। देखा भैया, एक छोटे से सपने की यहाँ कितनी बड़ी कीमत चुकाई जाती है। हाँ, लेकिन मुखिया मैरिज हॉल भी तो चलाता है ना, जहाँ वो लड़कियों की शादी मुफ्त में भी कराता है। यहाँ तक कि लड़के भी खुद ढूंढता है उनके लिए। तो भले ही मुखिया पुरानी सोच वाला होगा, पर लड़कियों का भला ही सोचता है वो तो। ये भलाई नहीं है, सिर्फ ससुराल ही लड़की की मंजिल नहीं होती भैया। तभी दूर से एक तेज आवाज आई। सबकी नजरें सड़क पर गईं। एक चटखीले रंगों वाला पुराना फूड ट्रक धूल का बादल उड़ाता हुआ चौपाल के सामने जा ठहरा और अंदर से एक सरदार जी उतरे। आओ जी, सत श्री अकाल भाइयों। आओ जी, इस बेजुबान ट्रक को जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ आसरा मिल जाएगा क्या? आसरा इस आवारा राक्षस को हमारी पावन धरती पर कभी नहीं। यहाँ बाहरी लोगों को नहीं आने देंगे। ले जाओ इसे। आओ मुखिया जी, और मैं हरप्रीत सिंह। आओ जी, बस कुछ ही दिन के लिए आप लोगों को अपने चलते फिरते ढाबे का स्वाद चखाने आया हो जी। अरे रहने दीजिए ना मुखिया जी, वैसे भी यहाँ कोई ढाबा नहीं है। 2-4 दिन ये रह लेगा तो बढ़िया ही हो जाएगा। हाँ मुखिया जी, मेरा भी मानना है कि थोड़े दिन रहने देना चाहिए। हाँ, रहने देना चाहिए। हाँ, रहने दो। सरदार जी की आवाज में एक जादू था जिसने भीड़ को मंत्र मुग्ध कर दिया था। मुखिया मना करना चाहता था, लेकिन कोई वजह न ढूंढ सका तो चुप रह गया। आओ जी, तो फिर ठीक है। ओ जी, आओ। और सब लोग एक बार यहाँ का खाना खाकर बताओ। सरदार जी के ट्रक से उठती मसालों और ताजी रोटियों की खुशबू ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। मगर मन्नू की नजर सरदार जी के हाथ में चमकते उस फोन पर अटकी रही, जो एक आम ट्रक वाले की पहुंच से बहुत दूर होना चाहिए था। अरे ये क्या? एक ट्रक वाले के पास कम से कम 1-1.5 लाख का फोन? ये कैसे हो सकता है? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है? अरे बाप रे, ये सब्जी ऐसे लग रही है जैसे मेरी दादी के हाथों का जादू हो इसमें। हाँ भाई, ऐसा लगता है जैसे खाना जो है स्वर्ग से उतर आया हो। हा, मैंने तो थाली के साथ साथ चम्मच के साथ साथ जो है अपने हाथ तक चाट लिए भैया। हा। रीना, उसका फोन तो देख, वो 1-1.5 लाख का लग रहा है। नहीं तो सोच जरा, एक ट्रक चलाने वाले के पास इतना महंगा फोन कैसे आया होगा? भैया, कहीं ये कोई गलत आदमी तो नहीं? कुछ गड़बड़ लगती है। इसी बीच मुखिया और लल्लन ट्रक से दूर खड़े होकर सरदार जी पर नजर रखे हुए थे। अरे लल्लन, सुन जरा। अरे ये बाहर वाला, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना बेचने ही नहीं आया है। इसकी मंशा मुझे कुछ और ही लग रही है। क्या कहता है? हाँ, सही कहा मुखिया जी। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जैसा आपने कहा, एकदम 100% की खरी बात कही आपने। पर मुखिया जी, अगर इसकी मंशा कुछ और लग रही है तो फिर क्या करें मुखिया जी? सोचना पड़ेगा। सुन, एक काम करते हैं, रात को चुपके से इसके ट्रक के आसपास जाकर के जायजा लेकर आएंगे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही मुखिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। रात का अंधेरा गहरा हुआ, पूरा गांव सो चुका था। मुखिया और लल्लन ट्रक की ओर सरकते चले आ रहे थे। मुखिया जी पकड़े गए तो? अबे चुप, डरपोक कहीं के। पकड़े गए क्या होता है रे? चोरी करने थोड़ी आए हैं। वो ट्रक के पास दबे पांव पहुंचे। अंदर झांका तो उनकी सांसें अटक गईं। एक छोटी सी अलमारी के ऊपर एक पुरानी फटी हुई लड़की की चप्पल और एक पीली पड़ी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक जवान लड़की मुस्कुरा रही थी। अरे ये क्या? अरे किसी लड़की का सामान? हाँ? ए लल्लन, मैंने कहा था ना, मुझे इसकी मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये तो लड़कियों का सामान चुराता है लग रहा है, या फिर कहीं उन्हें ही ना ले जाता हो ना हो यही इसका असली धंधा है। हाँ हे भगवान, इस पर तो फिर नजर रखनी पड़ेगी मुखिया जी, और कुछ ठोस बात पता चलते ही इसे फिर यहाँ से भगाना होगा। हाँ। अगले दिन सरदार जी ने घोषणा की कि जो भी आदमी अपने घर की किसी महिला को साथ लाएगा उसका खाना मुफ्त। ओ आहो जी, ओ आप लोग अकेले अकेले मेरे ढाबे के खाने का मजा क्यों ले रहे हैं जी? अरे अपने घर की माताओं बहनों को भी लेकर आइए। ये सुनकर कुछ लोग हंसे, कुछ नाराज हुए, पर कुछ ने हिम्मत दिखाई। रीना भी मन्नू के साथ आई, मगर उसकी आंखों में पहली बार बाहर की दुनिया देखने की एक चमक थी। लो जी पुत्र, आराम से बैठकर खाओ। और तुम्हारी राय जो है ना, वो सबसे ज्यादा कीमती है। आप मेरी राय पूछ रहे हैं? ओ क्यों नहीं जी, वो जो खाना खा रही है उसकी जुबान का स्वाद ही तो असली फैसला है कि नहीं? ये देखकर मुखिया का खून खौल उठा। उसने अपनी जहरीली योजना शुरू की। वो गांव के कोने कोने में फुसफुसाता फिरने लगा। अरे भैया, ए रामू, ए कलवा, सुनो जरा। अरे भैया सुना तुमने? अरे कल बगल के गांव से एक लड़की गायब हो गई भैया। बिल्कुल ऐसे ही एक रंग बिरंगे ट्रक के बारे में पूछताछ हो रही है भैया। कहीं ये वही तो नहीं है? अरे नहीं, पता नहीं। सच कह रहे हैं मुखिया जी आप? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ अपनी बेटियों को संभालो, कहीं ये सरदार मौत का व्यापारी ना हो। हाँ। अरे मुखिया जी, तुम्हारी लड़कियों का भला ही सोचते हैं हमेशा। हाँ, इस सरदार के चक्कर में पड़ोगे तो मुखिया जी भी तुम्हारी लड़कियों की शादी नहीं करा पाएंगे। हाँ। मुखिया की अफवाह का असर हुआ। कुछ लड़कियां डर गईं, मगर सरदार जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐलान किया कि अब उन्हें ट्रक पर एक साथी की जरूरत है और वो किसी लड़की को नौकरी देंगे। ये सुनते ही गांव में तूफान आ गया। क्या कहा? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये तो हद ही हो गई। अब तो सीधा लड़कियों को नौकरी का लालच दे रहा है। ये सीधा हमारी संस्कृति पर हमला है। और अगर मैं ये नौकरी करना चाहूँ तो? है? क्या क्या कहा? अरे पागल हो गई है क्या? है? तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। तोड़ के तो दिखाओ, वो मेरी बहन है, उसकी जो मर्जी होगी वो वही करेगी। हाँ। अरे कर ले जो करना है। कल अगर तेरी बहन गायब हो जाएगी तो रोते रहना फिर बैठकर। ये सरदार बहरूपिया है, बता रहा हूँ। हाँ। ओ आओ जी मुखिया जी। ओ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं तुसी? अरे तेरा सच बता रहा हूँ और मैं ये बात साबित करके रहूंगा। हाँ। मन्नू को पहले से ही थोड़ा सा शक तो था और मुखिया की बातों ने उसे और शक में डाल दिया। कहीं मुखिया सच तो नहीं कह रहा है? नहीं भैया, मुखिया तो हम लड़कियों का दुश्मन है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। पर उस रात मन्नू चुपके से ट्रक के पास गया। उसने देखा
हैरान रह गया। अरे ये आदमी कौन है और किसके लिए रो रहा है? और ये चप्पल और तस्वीर किसकी है? रीना मन्नू के शक के बावजूद ट्रक में काम करने लगी थी। उसके साथ आने से सरदार जी के खाने में वैरायटी आ गई, पर कोई इसको अच्छा कह रहा था तो कोई बुरा। गांव 2 हिस्सों में बंट चुका था। वाह सरदार जी वाह, मजा ही आ गया। आपका खाना तो बिल्कुल कमाल ही था, लेकिन अब और ज्यादा लाजवाब हो चुका है। हाँ, एक काम करो, 4 रोटियां और कर दो मेरे को, तंदूर वाली है। आओ जी, सब इस बिटिया की वजह से हुआ है। अब वो तो आपने बात सही कही सरदार जी, पर अब मन्नू जो है वो बड़ा खुश होगा हैं अपनी बहन की कमाई खाकर। अरे शर्म नहीं आती दोनों को। अरे भाई साहब, आप इनको छोड़िए और ये बताइए कि मुखिया जी ने आपकी बेटी की शादी कराई थी ना, तो वो कैसी है अब? वो अभी उससे जो है बात नहीं हो पा रही है। हाँ, दरअसल जो है उसके ससुराल वाले उसे विदेश लेकर गए। हाँ, बहुत अमीर परिवार है ना, इसीलिए। अच्छा जी, ऐसा है। उधर मुखिया ने अपने वार को अंजाम देने का फैसला कर लिया। उसने पुलिस को बुलाया। उसने सबके सामने अचानक तमाशा शुरू कर दिया। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे इस शैतान के ट्रक में एक चप्पल है। हाँ, पक्का किसी बेबस बेटी की होगी। हाँ, ये आदमी लड़कियों को बहलाता है, उनका सामान चुराता है, और कौन जाने और क्या क्या करता होगा। ए लल्लन, बोलना रे, बोल। हाँ साहब, हमने अपनी आंखों से देखा। रात को इसके ट्रक में यही चीज रखी थी। हाँ, इसका उद्देश्य हमारी बच्चियां हैं, तभी उनको काम देने के बहाने बहला रहा है ये। हाँ सरदार जी, कुछ बोलना चाहोगे? सरदार जी शांत खड़े रहे। उनकी नजर मुखिया पर पड़ी, जैसे उसके पूरे नाटक को वो भांप रहे हों, और वो तस्वीर और चप्पल बरामद की। ये चप्पल किसी पीड़ित की नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी की है। बेटी की? अरे कहाँ है तुम्हारी बेटी? हैं? ये तो तुम्हारा बहाना है। अरे इंस्पेक्टर साहब, पकड़ो इसे। हैं? वो घर पर है। घर पर है? हैं? झूठ। अरे इंस्पेक्टर साहब, पकड़िए इसे। हैं? घर पर है। पुलिस ने सरदार जी को गिरफ्तार कर लिया। वो बिना एक शब्द कहे, बिना कोई विरोध किए चल दिए। पुलिस सरदार जी को ले गई और मुखिया ने जहर उगलना चालू रखा। अरे देखा ना, मैंने कहा था ना ये गड़बड़ है, तभी तो कुछ भी बोल नहीं पाया मेरे सामने। हाँ, मैंने शैतान को पकड़वा दिया, मैंने हमारे गांव, हमारी बेटियों को बचा लिया। हाँ, मुखिया जी की जय हो, मुखिया जी की जय, मुखिया जी की जय। अरे मुखिया जी बड़े अच्छे आदमी हैं भैया। नहीं, ये गलत है। सरदार जी बुरे नहीं हैं। अब तू भी चुप रहेगी, नहीं तो तेरा हश्र भी वैसा ही होगा। ए मन्नू, अपनी बहन को समझा ले। चलो रीना, शायद मुखिया जी सही ही कह रहे हैं। मुखिया जी, मुझे कुछ कहना था। बात दरअसल ये है कि जो है हमारी बेटी से बात नहीं हो पा रही है। जो है अगर आपके पास कोई नंबर हो तो हमें दे दीजिए, उसके ससुराल में बात करनी थी। अब अरे वो लोग बाहर गए हैं कहीं, आएंगे तो खुद करेंगे। आदमी कुछ न बोल सका। उधर रीना ने फैसला किया कि वो थाने जाकर सच्चाई जानेगी। उसने सरदार जी से बात करने का सोचा। वो थाने जाने के लिए निकली, पर जैसे ही वो गांव से निकलने लगी, मुखिया रास्ते में खड़ा हो गया। अरे कहाँ जा रही है बेअदब लड़की? थाने? सरदार की जासूसी करने? मुझे सच जानना है। ए, सुन ले, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे भाई मन्नू की छोटी सी दुकान
इस हफ्ते में इतनी बदनाम हो जाएगी कि कोई उसका मुंह नहीं देखेगा। उसे गांव से भागना पड़ेगा, समझी? रीना भौचक्की रह गई। उसकी हिम्मत टूटती दिखी। मुखिया घूम कर चला गया। पर रीना ने हिम्मत नहीं हारी। डर को दबाते हुए वो छुप कर थाने पहुंची। कुछ भी हो, मैं सच जानकर रहूंगी। आखिर सरदार जी की वजह से ही मैं घर से बाहर निकल पाई, कुछ काम कर पाई। वो बुरे नहीं हो सकते। जब वो उस कमरे में घुसी जहां सरदार जी होने चाहिए थे, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सरदार जी आराम से कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने चाय का कप था। एक सीनियर इंस्पेक्टर उनसे हंसकर बातें कर रहा था। ये क्या माजरा है? आप तो आराम से बैठे हैं। आ जाओ बेटी, आ जाओ, बैठो। पुलिस को आपने खरीद लिया, पैसे से हल हो गया सब। ये सब चल क्या रहा है? मेरे भाई ने बताया था कि आपके पास 1,00,000-1,50,000 का मोबाइल है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अब सब समझ आ रहा है। अरे बेटी, तुम अब भी गलत ही समझ रही हो। ये हरप्रीत सिंह साहब हैं, पुलिस के पूर्व डीएसपी हैं ये। रीना का सर चकराने लगा। सरदार जी ने वो पुरानी तस्वीर उठाई। ये मेरी बेटी प्रीत है। 5 साल पहले मैं उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहता था। मेरे ही परिवार वालों ने रोक दिया। कहा, लड़कियां इतना पढ़ लिख कर क्या करेंगी, और जाने क्या सोचकर मैं भी उनकी बातों में आ गया। पिताजी, कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। अरे समझ चुका, इससे ज्यादा नहीं समझ सकता। क्या आप मेरे लिए लड़ नहीं सकते? लड़ने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए बेटा। क्या मेरी आजादी बड़ी वजह नहीं है? अरे तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैंने तुझे बांध कर रखा है यहाँ। बकवास मत कर, चल सो जा। और उसी रात वो घर से भाग गई। छूट गई तो उसकी बस ये एक चप्पल। प्रीत और उसकी दूसरी चप्पल दोनों आज तक नहीं मिले। क्या? काश मैंने अपनी बेटी को समझा होता, उसकी आजादी के सपने को समझा होता। उसके जाने के गिल्ट ने मुझे ऐसा घेर लिया कि तब से मैं ऐसे ही जगहों और गांवों में जाने लगा जहां किसी लड़की पर अत्याचार हो रहा हो, ताकि कोई और बाप अपनी बेटी के लिए ना रोए और कोई और प्रीत गुम ना हो जाए। रीना के सामने अब पूरा सच आ चुका था। सरदार जी की आंखों में छिपा दर्द अब समझ आ रहा था। तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने एक फाइल सरदार जी की ओर बढ़ाई। सर, जैसा कि आपको शक था, हमारी जांच में पता चला है नीम गांव का मुखिया लड़कियों की शादी कराने के नाम पर उनका सौदा करता है। क्या? जो लड़कियों को घर में रहने की हिदायत देता है वो सौदा करता है उनका? ओ हंजी पुत्र, तुमने पिछले कुछ समय में ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे गांव से जिन लड़कियों की शादी हुई वो लौट कर नहीं आई, न उनके माँ बाप से उनकी बात ही हो पाई। असल में शादी के नाम पर मुखिया ने उन्हें अगवा कराया था, फिर उनका शहर में सौदा कर दिया। इसीलिए उसने आपको रोकना चाहा, इसीलिए उसने झूठी अफवाह फैलाई। पर आपका प्लान क्या था? आप आए, अपना खाना बेचा और अब पुलिस स्टेशन में आकर बैठ गए। आपने किया क्या? मैंने तुम्हें और तुम्हारे जैसी और लड़कियों को आजाद किया, और जो सबूत मुझे मुखिया के खिलाफ चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं। दिन में खाना बेचा और रात में मुखिया की तहकीकात करी। अब हमारे पास सबूत हैं बिटिया। अगले ही पल पुलिस की गाड़ियां नीम गांव की ओर दौड़ पड़ी। चौपाल में मुखिया अभी भी अपनी झूठी जीत का ऐलान कर रहा था कि पुलिस ने उसे घेर लिया। इस गांव के मुखिया रामधारी सिंह, तुम्हें मानव तस्करी और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हैं? अरे ये क्या मजाक है? मैंने तो गांव को बचाया, मैंने गांव को बचाया है।
सरदार जी ने सबके सामने एक वीडियो प्ले की जिसमें मुखिया लल्लन से लड़कियों की तस्करी को लेकर बात कर रहा था। माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, मुझे मजबूर किया इसने कहा था कि अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो ये मेरी बेटी को भी भेज देगा शहर, तभी किया मैंने साहब। अरे मैंने अरे भाई चल, अब मैं करते हुए बकरी मत बन, अब तो तेरा हम बकरा बनाएंगे। पूरा गांव सन्न रह गया। उनका रक्षक असल में उनका भक्षक निकला। मुखिया और लल्लन को पुलिस ले गई। फिर सरदार जी ने ट्रक की चाबी रीना की तरफ बढ़ाई और बोले, ये ट्रक अब मेरा नहीं रहा पुत्र, ये अब उन सभी बेटियों का है जिन्होंने डर के आगे झुकने से इनकार किया। रीना, ये चाबी तुम्हारे हवाले बेटिया। लेकिन आप? मेरी तलाश अब भी जारी है बेटिया। मेरी प्रीत का पता नहीं, पर अब मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसे भी हिम्मत दे रहा होगा। तुम यहां उसकी आवाज बन जाओ पुत्र। वो चाबी रीना के हाथ में रखकर सरदार जी बिना पीछे मुड़े देखे चले गए। कुछ हफ्ते बाद उस ट्रक पर चमकता हुआ नया बोर्ड लगा था, नीम गांव की बेटियों का ढाबा के साथ कई लड़कियां जोश से काम कर रही थीं। मन्नू बाहर ऑर्डर ले रहा था। गांव के लोग गर्व से कतार में खड़े थे। अरे वाह बेटी, ये तो सरदार जी के स्वाद से भी ज्यादा बढ़कर है। क्योंकि अब इसमें हमारी आजादी का मसाला भी मिला है दादा। 1 महीने बाद की बात है। एक दिन एक नया ग्राहक, एक शहरी महिला ढाबे पर आई। उसने रीना को एक लिफाफा दिया। ये सरदार जी ने दिया है, कहा है कि बेटी रीना को देना। रीना ने हाथ कांपते हुए लिफाफा खोला। एक चिट्ठी और एक तस्वीर निकली। तस्वीर में सरदार जी एक युवती के साथ खड़े थे। दोनों की आंखें भरी हुई, पर चेहरे खुशी से दमक रहे थे। रीना ने चिट्ठी पढ़ी। मेरी प्यारी रीना, तुम्हारे ढाबे की खबर अखबार में छपी। वो अखबार मेरी बिछड़ी हुई प्रीत तक भी पहुंच गया। उसने हिम्मत करके मुझे फोन किया। आज हम मिल गए हैं और उसने मुझे माफ भी कर दिया है। तुमने न सिर्फ एक गांव बदला बेटी, तुमने एक पिता को उसकी दुनिया वापस दिलाई। तुम जैसी बेटियां ही इस देश की असली ताकत है। जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारा हरप्रीत सिंह, सरदार जी। रीना की आंखों से आंसू की धार बह निकली, पर ये आंसू दुख के नहीं, अनंत खुशी और संतुष्टि के थे। उसने तस्वीर को अपने दिल से लगाया और आसमान की तरफ देखा। इस समय भी ट्रक के सामने लगी लाइन लंबी हो रही थी और नीम गांव की बेटियों का सफर अब रुकने वाला नहीं था।